फीटल ग्रोथ। इससे पहले हम फीटो प्लासेंटल सर्कुलेशन और प्लासेंटा का फॉर्मेशन प्लस अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन, उनकी एबनॉर्मलसी, उनके फंक्शंस देख चुके हैं। अब यहाँ फीटल ग्रोथ देखेंगे। फीटल ग्रोथ यानी जुनीन की नशोनुमा। जुनीन फीटस नियर अबाउट हमल का ज़माना 38 वीक फर्टिलाइजेशन के बाद से हमल एक बार आवरी के बाद से 38 वीक का वक्फा होता है। इस 38 वीक में एक कंप्लीट सेल से 6 बिलियन सेल्स बनते हैं। 6 बिलियन सेल्स बनने का अमल जो होता है एक कंप्लीट सेल से यानी जाइगोट से शुरू होता है और एक सेल डिवाइड होकर 6 बिलियन सेल्स बनाती है। उस 6 बिलियन सेल्स में तमाम ऑर्गन्स बनते हैं, लिम्स बनते हैं, हेड, नेक, ट्रंक, सब पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। तो इन 38 वीक में 6 बिलियन सेल्स जो बनते हैं। तो इस पूरे अमल को, इस पूरे फेज को 3 मेजर पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे पहला ऊलर पीरियड कहा गया, वक्फे बैजा। दूसरा एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा गया, वक्फे जुफ्ता। और तीसरा फीटल पीरियड, वक्फे जुनीन कहा गया। तो पहला है ऊलर पीरियड। ऊलर नाम से जाहिर है कि ओलूशन के बाद का जो पीरियड होता है उसे ऊलर पीरियड कहा गया है। ये फर्टिलाइजेशन से लेकर 14 डेज तक का वक्फा होता है। फर्टिलाइजेशन अमले बार आवरी यानी मैच्योर स्पर्म का मैच्योर ओवम के साथ मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद का 14 दिन जो होता है, इसमें एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल, 2 सेल से 4 सेल और 4 सेल से 8 सेल और 8 सेल से 16 सेल तक जो स्टेज होती है मॉरुला बनाती है। फिर मॉरुला के बाद ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं, ब्लास्टोमेयर्स के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट यूट्राइन कैविटी में पहुंच जाता है। तो इस जाइगोट बनने के अमल को में नियर अबाउट 14 डेज लगते हैं और इसी को ऊलर पीरियड कहा गया है, वक्फे बैजा कहा गया। दूसरा फेज आता है एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड जिसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड ये वक्फे जुफ्ता कहलाता है। वक्फे जुफ्ता फर्टिलाइजेशन के बाद 3 से 8 हफ्ते का वक्फा होता है। 3 से 8 हफ्ते का वक्फा होता है। गेस्टेशनल एज से अगर देखेंगे यानी LMP से अगर मेजर करेंगे तो 5 से 10 हफ्ते का वक्फा होता है। LMP से अगर देखें तो 5 से 10 हफ्ते का वक्फा होता है। इस हफ्ते को यानी एम्ब्रियोनिक पीरियड को ऑरेंज डेवलपमेंट भी कहा जाता है। एम्ब्रियोनिक पीरियड को ऑरेंज डेवलपमेंट भी कहा जाता है। ऑरेंज डेवलपमेंट इसलिए कहा जाता है कि इस फेज में यानी 10वें हफ्ते में एम्ब्रियन जुफ्ता जो होता है ये ऑरेंज के साइज का होता है, इसलिए इसे ऑरेंज डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और योग सैक होने की वजह से, योग सॉक के फॉर्मेशन होने की वजह से, योग सैक एंड सेकेंडरी योग सॉक के बनने की वजह से इसका कलर नियर अबाउट ऑरेंज की तरह होता है, इसलिए भी इसे ऑरेंज डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके बाद का पीरियड फीटल डेवलपमेंट कहलाता है या फीटल पीरियड कहलाता है। फीटल पीरियड 11th वीक से 40 वीक। अगर हम LMP से देखेंगे तो 11th वीक टू 40 वीक होगा और अगर फर्टिलाइजेशन से देखें तो 9 वीक से 38 वीक तक होगा। गेस्टेशनल एज से 11 वीक टू 40 वीक होता है। इस पीरियड में ऑरेंज मैच्योरेशन भी कहते हैं इस पीरियड को, यानी फीटल पीरियड को ऑरेंज मैच्योरेशन भी कहा जाता है। इसमें ऑरेंज मैच्योर होता है। मैच्योर मीन्स पकना, लेकिन यहाँ मैच्योरेशन से मुराद
उसकी मज़ीद ग्रोथ ली गई है। तो फीटल ग्रोथ जिस्मानी लिहाज से जनीन की लंबाई और वज़न का बढ़ना प्लस फीटल लिम्स वगैरह का फॉर्मेशन होना फीटल ग्रोथ कहलाता है। ये नशोनुमा पूरे हमल में एक जैसी नहीं होती, बल्कि इब्तदाई हफ्तों में जनीन की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है, फिर उसके बाद बीच में जनीन के ऑर्गन्स में डेवलपमेंट ज़्यादा होता है और हमल के आखिरी अय्याम में यानी 20 हफ्तों के बाद जो जनीन का वज़न ज़्यादा बढ़ता है। तो इस तरह फीटल ग्रोथ होती है। अब फीटल लेंथ किस तरह बढ़ती है, तो फीटल लेंथ मेज़र करने का जो मेथड है वो जो वर्टेक्स बनता है यानी फीटल हेड जो बनता है उसको कॉक्सिस तक मेज़र करेंगे अगर, तो ये क्राउन रैंप लेंथ कहलाएगी, क्राउन रैंप लेंथ कहलाएगी। और दूसरी 20 हफ्ते के बाद क्राउन हील लेंथ ली जाती है। क्राउन हील लेंथ मीन्स वर्टेक्स टू कॉक्सिस और एंड कॉक्सिस टू हील, इतना मेज़र किया जाता है। ये फीटस तो फीटल लेंथ मेज़र करने के लिए हमें 2 मेथड से देखना पड़ता है। पहला क्राउन रैंप लेंथ जो कि फीटल हेड से कॉक्सिस तक मेज़र की जाती है, ये क्राउन रैंप लेंथ कहलाती है। और दूसरे 20 हफ्तों के बाद, पहले 20 हफ्ते से पहले क्राउन रैंप लेंथ ली जाती है और 20 हफ्तों के बाद क्राउन हील लेंथ ली जाती है। ये क्राउन रैंप लेंथ से स्टेम करता है लोअर लिप में और हील तक जाता है, तो इसलिए ये क्राउन हील लेंथ कहलाती है। और ये क्राउन रैंप लेंथ 20 हफ्तों से पहले की ली जाती है। सर के ऊपरी हिस्से यानी वर्टेक्स टू कॉक्सिस तक और दूसरे वर्टेक्स टू कॉक्सिस प्लस लिम्ब हील तक, इतनी फीटल लेंथ ली जाती है। तो फीटल लेंथ जो होती है इसके मेज़र करने के 2 मेथड हुए। इसके अलावा एक साइंटिस्ट हेजेस रूल बताया है जिसने कमरी महीनों को देखा है, यानी इस्लामी तारीख से देखा है। इस्लामी तारीख को मल्टीप्लाइड बाय पीरियड ऑफ एमिनोरिया किया है। पहले 5 महीनों यानी पहले 5 महीने तक महीना ऑफ एमिनोरिया यानी पीरियड ऑफ एमिनोरिया मल्टीप्लाइड बाय इस्लामी तारीख से महीना, तो इस तरह पहले 5 महीने तक की लेंथ मालूम की जा सकती है। लेकिन 5 महीने के बाद इसे डिवाइड किया है, मल्टीप्लाइड किया है सिर्फ 5 से, यानी अगर 6 मंथ की पीरियड ऑफ एमिनोरिया 6 मंथ है तो उसको मल्टीप्लाइड करेंगे 5 से और जो भी आंसर आएगा वो अपनी क्राउन रैंप लेंथ होगी यानी फीटस की लंबाई होगी। तो इस तरह हेजेस रूल के मुताबिक भी हम फीटल लेंथ देख सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब फीटल वेट किस तरह देखना है, तो फीटल वेट पहले हफ्ते में 6 ग्राम यानी पहले 10 हफ्तों तक 6 ग्राम का होता है। उसके बाद दूसरा जो 10 हफ्ता होता है, रिमेनिंग 10 हफ्ता जो गुजरता है, इस समय फीटस का वज़न हो जाता है 300 ग्राम। उसके बाद 28 वीक तक ये पहुंच जाता है 1000 ग्राम और 36 वीक तक ये पहुंच जाता है 2500 ग्राम एंड 40 वीक में ये होता है 3200 ग्राम। ये तमाम वज़न ग्राम में बताई हूँ मैं, है ना। तो जनीन का वज़न पहले हफ्ते में सिर्फ पहले 10 हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ 6 ग्राम तक ही होता है। उसके बाद दूसरे 10 हफ्ते में यानी 20 हफ्ते तक ये
300 ग्राम का हो जाता है और 28 हफ्ते में 1 किलो का और 36 हफ्तों में 2.5 किलो का और 40 हफ्ते में 3 किलो 200 ग्राम का हो जाता है। और इंडिया में अमूमन माल नरिश्ड वुमेन होती है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन अमूमन पाया जाता है। तो आम तौर पर जब एट द टाइम ऑफ बर्थ इंडिया में 2.5 किलो यानी 2500 ग्राम से 3000 यानी 3 किलो तक बेबी डेवलप पैदा होते हैं। और वेल फेड यानी जो अच्छे मदर होती है, जिसको माल नरिश्ड नहीं होता है या माल न्यूट्रिशन की शिकार माँ नहीं होती है और किसी कॉम्प्लिकेशन का भी किसी तरह की कोई मेजर डिसीज़ भी नहीं होती है, वेल बीइंग होती है, वेल फेड होती है, तो उनको 3 किलो 200 ग्राम तक का बेबी डिलीवर होता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में अबव 3 किलो ज़्यादा होते हैं, बिलो 3000 ग्राम बहुत कम देखने में मिलते हैं। तो हमारे यहाँ निस्बतन पैदाइशी वज़न कम ही होता है और मेजॉरिटी ऑफ बेबी लो बर्थ वेट बेबीज़ पाई जाती हैं। इसलिए हमारे इंडिया का जो वज़न है, पैदाइशी वज़न, वो कम है, यानी 250 यानी 2.5 किलो से 3 किलो तक ही है। अब फैक्टर्स फीटल ग्रोथ पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं? तो फीटल ग्रोथ पर जो फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं जिसकी वजह से बेबी का बर्थ वेट कम रहता है या इतना नहीं हो पाता जितना नॉर्मली होना चाहिए, तो उसके सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर, जीन। 15% केसेस में फीटल ग्रोथ जो है की टाइप जो है ये पेरेंट्स पर डिपेंड करती है या जीन पर डिपेंड करती है और फीटल हाइट मैटरनल और पैटर्नल हाइट की मुनासिबत से होती है। फीटल वेट मेल का फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा होता है, यानी फीटल वेट अगर मेल बेबी है तो फीमेल बेबी के मुकाबले में ज़्यादा होगा। मेल बेबी का वज़न फीमेल बेबी के वज़न के मुकाबले में 150 ग्राम ज़्यादा होता है। इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी फीटल ग्रोथ पर असरअंदाज होती है और फीटल ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करती है। दूसरा फैक्टर मैटरनल बायोलॉजिकल फैक्टर प्रेगनेंसी वेट यानी हमल के दौरान फीमेल का कितना वज़न बढ़ रहा है, ये फीटल ग्रोथ पर असरअंदाज होता है। अगर नॉर्मली हमल के दौरान 11 kg वज़न बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर ये 11 kg वज़न नहीं बढ़ रहा है तो ये बेबी के वज़न को कम करेगा, यानी आमतौर पर 9 kg तक वज़न गेन करता है। इंडिया में एक प्रेग्नेंट मदर का वेट गेन 9 kg तक होता है। 11 kg वेल नरिश्ड और वेल फेड मदर ही अचीव कर पाती है। उसके बाद एज फैक्टर, कम एज या लो एज प्रेगनेंसी रहेगी, टीन एज प्रेगनेंसी रहेगी, तब भी बर्थ वेट अचीव नहीं कर पाएगी, और अगर ज़्यादा एज रहेगी तब भी बेबी का वेट कम होगा, क्योंकि लेट एज या एज फैक्टर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता है। पैरिटी नंबर ऑफ पैरिटी भी बेबी के वज़न पर और ग्रोथ पर असरअंदाज होती है। फर्स्ट बेबी से सेकंड बेबी 100 ग्राम कम वज़न रखता है, और जिस तरह पैरिटी इंक्रीज़ करती है उसी के साथ साथ
फीटल वेट डिक्रीज होता जाता है। अमूमन आमतौर पर ऐसा होता है कि फर्स्ट बेबी बहुत अच्छा हुआ था, सेकंड बेबी कम वज़न का हुआ है, तीसरा बेबी अगर जल्दी हो रहा है यानी 2 से 3 साल के ही वक्फे पर हो रहा है, बीच में गैप बिटवीन द चिल्ड्रंस कम है, तो मज़ीद कम वज़न बेबी होगा, बेबी का वज़न और कम हो जाएगा। इसके साथ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स भी असरअंदाज होते हैं। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, अगर मैटरनल माल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, माँ की माल न्यूट्रिशन कंडीशन बहुत ज़्यादा है या सीवियरली माल नरिश्ड माँ है, तो फीटल बर्थ वेट भी मुतासिर होता है। इसके अलावा यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन इनसफिशिएंसी भी बर्थ वेट को कम करती है। यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन कम होने की वजह से, यानी प्लासेंटा के ज़रिए जो पहुंचने वाला ब्लड है फीटस को, उसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा का कम होना, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का कम पाया जाना फीटस की ग्रोथ को सप्रेस करता है, रिटार्डेड करता है, फीटस ग्रोथ रिटार्डेड होती है। अगर यूट्रोप्लासेंटल सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, तो ऑक्सीजन नॉर्मल सप्लाई होगी, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिलेंगे, तो फीटल ग्रोथ भी अच्छी होगी। फीटल ग्रोथ अच्छी होगी तो फीटल वेट एंड हाइट दोनों अच्छे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। फीटल हाइट भी तो मैटरनल हाइट और पेरेंटल हाइट की नस्बत से हो जाती है, लेकिन फीटल वेट अगर माल नरिश्ड माँ है तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन, एनीमिया और प्लासेंटल डिसऑर्डर्स, प्लासेंटा का छोटा होना और एक्सीडेंटल हेमरेज होना या कॉर्ड का नॉर्मल से ज़्यादा बड़ा या नॉर्मल से ज़्यादा छोटा होना, इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस अगर हों तो भी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट करती है, रुकती है और फीटल ग्रोथ मुतासिर होती है। इसके अलावा मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस हैं या ट्रिपलेट्स हैं तो भी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है। मैटरनल स्मोकिंग मीन्स माँ अगर स्मोकिंग करती है या अल्कोहल लेती है तो भी ग्रोथ फैक्टर्स मुतासिर होते हैं और फीटल ग्रोथ कम होती है। ये हुए मैटरनल, तमाम कॉज माँ के अंदर है और माँ की वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर रही है। अब फीटल बायोलॉजिकल फैक्टर्स में फीटल एंडोक्राइनल डिसफंक्शन, फीटल कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस और इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शंस की वजह से बेबी की ग्रोथ बराबर नहीं होगी और बेबी का एंडोक्राइनल सिस्टम वेल डेवलप ना होने की वजह से भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट रहेगी। और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन अगर कोई है, जब 5-6 हफ्ते में यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही किसी तरह का कोई डिफेक्ट हो जाए तब कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस डेवलप होते हैं। अगर मालफॉर्मेशन डेवलप हो जाए तब भी ग्रोथ रिटार्डेड होती है, ग्रोथ मुतासिर हो जाती है। इसके अलावा मैटरनल सोशल एनवायरनमेंटल फैक्टर, माँ का सोशल एंड एनवायरनमेंटल फैक्टर, माँ का सोशल यानी समाज में उसकी क्या हैसियत है, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ है या वर्कर है किसी के यहाँ या कोई सर्विस पर है, तो उस लिहाज से भी उसका बेबी पर असर होगा और बेबी की ग्रोथ पर उसका असर होगा। तो मैटरनल सोशल एनवायरनमेंटल फैक्टर, पुअर डाइट पूरी नहीं ले रही है, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर की वजह से बार बार माँ को ही इन्फेक्शन हो रहा है, तो माँ को इन्फेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर्स इस तरह मुतासिर होते हैं जो कि बेबी पर असरअंदाज होते हैं। बहुत हार्ड वर्कर है जो कि
बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो तमाम उसका जो कुछ भी इनटेक ले रही है वो उसके हार्ड वर्क करने की वजह से पूरा इनटेक उसको ही इस्तेमाल हो रहा है, वो बेबी को कुछ नहीं दे पा रही है या बेबी को बहुत कम मिल रहा है, तो भी बेबी की ग्रोथ कम होगी। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एम्ब्रियोनिक फीटल ग्रोथ पहले क्या क्या होता है और उसकी ग्रोथ किस तरह होती है। तो यहाँ पर एम्ब्रियो फीटल ग्रोथ लिखा हुआ है। एज हम कैसे मेजर करेंगे, फीटल की ग्रोथ की एज किस तरह मेजर करेंगे। तो एज जब देखेंगे तो हम एज LMP से देखेंगे। LMP से फर्टिलाइजेशन 2 वीक हो जाता है और फर्टिलाइजेशन होने के बाद कंसेप्शन होता है। कंसेप्शन से गेस्टेशनल एज बेबी 2 वीक हो जाता है। यानी जब हम ये बोलेंगे कि गेस्टेशनल एज, तो अगर गेस्टेशनल एज मेजर कर रहे हैं तो वो 2 वीक से ही मेजर करेंगे। तो पहला जो सबसे अहम चेंजेस होते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ये ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में पहुंचता है और एंडोमेट्रियम से अटैच करता है 3rd वीक में, यानी हमल होने के पहले हफ्ते में, और LMP से 3रे हफ्ते में ब्लास्टोसिस्ट बनता है और जो कि एंडोमेट्रियम से अटैचमेंट करता है। उसके बाद अटैचमेंट होने के बाद 4थे हफ्ते में विलाई और इंटरविलस स्पेस अपीयर होते हैं और 5वें हफ्ते में फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन होता है। 5वें हफ्ते में फीटोप्लासेंटल सर्कुलेशन होता है और 6ठे हफ्ते में योग सैक अपीयर होते हैं। योग सैक अपीयर होने के बाद योग सैक में तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस वजह से तमाम ऑर्गन जल्दी जल्दी डेवलप होते हैं। ये तो हुआ ग्रोथ हुआ, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ बढ़ रहा है, ये अपने सेल्स को बढ़ा रहा है। अब यहाँ प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ एम्ब्रियोनिक एंड फीटल डेवलपमेंट, यहाँ एम्ब्रियोनिक प्लस फीटल डेवलपमेंट दिखा रहा है। तो डेवलपमेंट में मतलब फंक्शनिंग, यानी सेल्स जो ग्रो हुए तो उनकी फंक्शनिंग कितनी शुरू हुई, कितना फंक्शन करना शुरू हुए, कितना काम अंजाम देना शुरू हुए, कितने मैच्योर हुए। तो 4 वीक में नोटोकॉर्ड डेवलप होगी। नोटोकॉर्ड से ही अम्बिलिकल कॉर्ड बनना शुरू होती है। तो 4 वीक में यहाँ 4 वीक में विलाई और इंटरविलस स्पेस बनते हैं, है ना। ये सेल्स में चेंजेस हुआ है और यहाँ फंक्शन क्या हो रहा है, तो फंक्शन में नोटोकॉर्ड डेवलप हो रही है, यानी कॉर्ड यहाँ से बनेगा। तो कॉर्ड बनेगा तो प्लासेंटा से फीटस तक का कंटिन्यूएशन रहेगा, तमाम ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ये बेबी तक पहुँचेंगे। तो 4 वीक में नोटोकॉर्ड डेवलप होगा। उसके अलावा एक्टोडर्म फॉर्म होंगे। एक्टोडर्म जिससे तमाम बाहरी ऑर्गन्स बनने हैं, यानी स्किन और बोन और मसल्स बनने हैं। ये वीक के हिसाब से और डेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो 14 to 21 डेज में ये तीनों चीज़ें बढ़ी हैं। उसके बाद न्यूरल प्लेट बनेगा, एक्टोडर्म फॉर्म हो जाएगी और न्यूरल प्लेट बनेगा। न्यूरल प्लेट में थिकनेस होगी और वो न्यूरल फोल्ड्स बन जाएंगे। न्यूरल फोल्ड्स में फोल्ड्स एक दूसरे के ऊपर पहले प्लेट एक के ऊपर एक सेल्स जमती जाएंगी और फिर उसके बाद उसमें फोल्ड्स बनते जाएंगे। तो डेज के हिसाब से 14 to 21 डेज में इतने फोल्ड्स डेवलप होंगे। 5 वीक में न्यूरल फोल्ड्स फ्यूज टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। तमाम फोल्ड जितने भी न्यूरल फोल्ड्स डेवलप हुए हैं वो सब आपस में मिल जाएंगे और अब आपस में मिलने के बाद न्यूरल ट्यूब बनाएंगे। ट्यूब जिसमें मजीद ऑर्गन्स डेवलप होंगे। अगर डेज से देखा जाए तो 22 to 28 वीक में ये तमाम चेंजेस होंगे। तो 4 प्रीमेच्योर कार्डियक चैम्बर्स बन जाएंगे 28 डेज में।
4 प्रीमेटिव कार्डियक चैम्बर्स बन जाएंगे। फर्स्ट हार्ट बीट शुरू होगी और फेस बनेगा, यानी एक इस तरह का गोला दिखाई देगा जो कि फेस और हेड होगा, और दूसरा टेल का पार्ट थोड़ा सा दिखाई देगा, काउडल पार्ट दिखाई देगा, बर्ड्स दिखाई देंगे। तो इतने सब फॉर्म्स बनेंगे, बनेंगे। 5 वीक का जो गेस्टेशनल सेल है ये यूएसडी में देखा जा सकेगा, यूएसडी में दिखाई देगा, विजिबल होगा। 6 वीक प्रेगनेंसी में मजीद इसमें डेवलपमेंट होगा, तो ऑप्टिक वेसिकल्स बनेंगे, ऑप्टिक वेसिकल्स अपीयर्स होंगे और न्यूरल ट्यूब कंप्लीट होगी। न्यूरल ट्यूब कंप्लीट होने के बाद उनका क्लोजर हो जाएगा, न्यूरल ट्यूब क्लोज हो जाएगी और फिर लिम्स बड्स दिखाई देंगे, लिम्स बड्स अपीयर होंगे और सर्कुलेशन शुरू हो जाएगा। सर्कुलेशन जो शुरू होगा तो एम्ब्रियो टू ऑर्गेनिक विलाई सर्कुलेशन होगा और मोस्टली तमाम ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे। नियर अबाउट तमाम ऑर्गन्स, मोस्ट ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं 6 वीक प्रेगनेंसी में। 6 वीक में 6 वीक के बाद 8 वीक, अब यहाँ से हम 8 वीक देखेंगे। तो 8 वीक के बाद हम क्राउन रैंप लेंथ, क्राउन हिल लेंथ और फीटल वेट ये तमाम लिखेंगे। तो 8 वीक प्रेगनेंसी में 8वें हफ्ते में जो क्राउन रैंप लेंथ होती है CRL 22 mm से 30 mm तक होती है और CHL क्राउन हिल लेंथ जो होती है 3.5 सेंटीमीटर होती है। फीटल वेट कितना होता है तो 2 ग्राम होता है और फॉर्मेशन कितने होते हैं, यानी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन या कितने ऑर्गन बन जाते हैं। तो लिम्स डेवलप हो जाते हैं और लिम्स में प्लस फीटस में मूवमेंट होती है, जो ये मूवमेंट एमनियोटिक फ्लूइड में एम्ब्रियो जो होता है या फीटस जो होता है ये फ्लोटिंग करता है। आइज बन जाती हैं, ईयर बन जाती है, नोज बन जाते हैं, गोनेट्स डेवलप हो जाते हैं और वेंट्रिकुलर सेप्टम भी बन जाता है, यानी हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर सेप्टम्स भी अपीयर हो जाते हैं। 10 वीक प्रेगनेंसी में ये CRL क्राउन रैंप लेंथ जो होती है इसकी 2.3 सेंटीमीटर होती है, CHL 4 सेंटीमीटर और वेट 6 ग्राम होता है। फॉर्मेशन फीटल पार्ट्स का डेवलपमेंट जो होता है ये आइज डेवलप हो जाती हैं, लिम्स बन जाते हैं, लिम्स में डिजिट्स आना शुरू हो जाती हैं, डिजिट्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया डेवलप हो जाती हैं और पूरा बच्चा इंसान का बच्चा है ऐसा दिखाई देने लगता है 10 वीक में। और जब यूएसडी से कलर ड्रॉपलर्स करते हैं तो हार्ट साउंड भी मिलती है। कलर ड्रॉपलर्स में ब्लड सर्कुलेशन भी दिखाई देता है और हार्ट साउंड भी सुनाई देती है। ये इसका पिक करीब से अच्छा ले दो तो फिर मैं आगे थोड़ा सा 12 वीक प्रेगनेंसी में CRL जो होती है 7 सेंटीमीटर हो जाती है, CHL 11.5 सेंटीमीटर और फीटल वेट जो होता है 14 ग्राम होता है। फीटस ह्यूमन बीइंग दिखाई देता है, हेड लार्ज होता है और स्किन पिंक दिखाई देने लगती है। सेक्स डिटरमाइन होता है बाय प्राइटल डायमीटर मेज़र किया जा सकता है जो कि नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर होता है। बाय प्राइटल डायमीटर 2 सेंटीमीटर पाया जाता है और फीमर लेंथ FL 0.8 सेंटीमीटर मिलती है। ये दोनों USG में मेज़र किया जा सकता है।
16 वीक प्रेगनेंसी में CRL क्राउन रैम प्लेन 12 सेंटीमीटर मिलती है, CHL 19 सेंटीमीटर मिलती है और वेट 100 ग्राम होता है 16 वीक प्रेगनेंसी में। उसके बाद 12 वीक प्रेगनेंसी में CRL 18.5 ग्राम होता है, CHL 18.5 सेंटीमीटर और CHL 22 सेंटीमीटर, वज़न 300 ग्राम। और फॉर्मेशन जो होते हैं स्किन दिखाई देती है, स्किन पर लैंगो आ जाते हैं, वर्निक्स कैसियोसा दिखाई देता है, वर्निक्स दिखाई देते हैं। 24 वीक में CRL 23 सेंटीमीटर और CHL 32 सेंटीमीटर, वज़न 600 ग्राम होता है, फीटस रेडिश दिखाई देता है और एक्टिव होता है, स्किन पर लैंग्यू हेयर्स पाए जाते हैं, वर्निक्स प्रेजेंट होती है। 500 ग्राम तक का वज़न जो होता है ये 500 ग्राम तक के वज़न का बेबी अगर डिलीवर होता है और तो वो आमतौर पर डाई हो जाता है, मर जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा वज़न का बेबी है तो ये आमतौर पर लाइफ पाता है, सर्वाइव करता है ना। अब लास्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटल वेट होता है वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करता है, फीटल वेट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ करता है और वज़न जो होता है ये 2/3 गेन करता है। तो 28 वीक में CRL 25 सेंटीमीटर, CHL 36 सेंटीमीटर और वज़न 1000 ग्राम हो जाता है। स्किन जो रहती है ये वर्निक्स से कवर्ड रहती है। प्यूपिलरी मेम्ब्रेन्स जो होती है आई पर पाई जाती है वो डिसअपियर हो जाती है। टेस्टिस डिसेंड करते हैं, टेस्टिस डिसेंड करके इंग्वानल कैनाल में आ जाते हैं और फीटस अगर बर्न करता है 28 वीक में अगर बेबी डिलीवर हो जाता है तो धीमे धीमे रोता है लेकिन सरवाइव कर सकता है, रेस्पिरेशन इस्टेब्लिश हो सकता है ना। 32 वीक प्रेगनेंसी में CRL जो होता है ये 28 सेंटीमीटर, CHL 41 सेंटीमीटर और वज़न 1800 ग्राम होता है। 32 वीक में पल्मोनरी सर्फेक्टेंट अपीयर होता है। 32 वीक में पल्मोनरी सर्फेक्टेंट अपीयर होता है, फीटस सर्वाइव कर सकता है लेकिन उसका प्रॉपर केयर करना पड़ता है। प्रॉपर केयर के साथ फीटस सर्वाइव कर सकता है, तमाम ऑर्गन्स, तमाम लिम्स, फिंगर्स सब अच्छी तरह बन जाते हैं। 36 वीक में CRL जो होती है क्राउन रैम प्लेन 32 सेंटीमीटर होती है और CHL क्राउन हील लेंथ 46 सेंटीमीटर और वज़न 2.5 kg यानी 2500 ग्राम वज़न होता है। टेस्टिस स्क्रोटम में पहुंच जाती है और फीमर्स जो होती हैं, फीमर्स में ऑसिफिकेशन सेंटर आ जाते हैं, लैंग्यू डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और LS रेशो ये जो है चेंज होता है, 2 पर आ जाता है। फीटस एक्सेलेंट होता है और सरवाइव करता है। 40 वीक प्रेगनेंसी यानी लास्ट वीक 36 सेंटीमीटर CRL होती है, 36 सेंटीमीटर CRL क्राउन रैम लेंथ और CHL क्राउन हील लेंथ 50 सेंटीमीटर, वज़न नियर अबाउट 3 kg या 3 kg से कुछ ऊपर और फॉर्मेशंस जो होते हैं तो प्रॉक्सिमल टिबियल ऑसिफिकेशन भी
आ जाता है। ऑसिफिकेशन सेंटर टिबिया पर भी आ जाता है। फिंगर पर नेल्स आ जाते हैं। फिंगर पर नेल्स जो होते हैं ये फिंगर टिप्स से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। और टेस्टिस स्क्रोटम में होती है। और पोस्टीरियर फोंटानेल जो होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। बेबी वेल बीइंग होता है, ऑलवेज सर्वाइव करता है ना। तो इस तरह फीटल ग्रोथ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगला फीटल सर्कुलेशन देखेंगे।